हेलो नमस्कार। मैं अभिषेक ठाकुर। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ कर रहे हैं इतिहास से, प्रारंभिक इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक का एक सीरीज, जिसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, या वैसे प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का हम एक संग्रह तैयार करेंगे। अर्थात हम उस सारे प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे, उसका आंसर बताएंगे और उससे संबंधित जो बातें हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो का ये सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले देखिए, हम 4 बातें यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, पहले सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, फिर दूसरा है लाइक करेंगे और तीसरा है शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और शेयर करने से दूसरे ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ज्ञान अगर बांटेंगे तो आपका भी बढ़ेगा, तो शेयर जरूर करें। और आखिरी सेक्शन है कमेंट का। दोस्तों, कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और भी अच्छे वीडियो बनाते रहें। और आपको अगर कोई डिमांड लगता है कि हमको इस टॉपिक पे एक खास वीडियो बनाना है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप हमको कमेंट में आप लिख के दीजिए, हम उस पर, हम लोग पूरी टीम मिलकर उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग ये सारे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा कथन सत्य है। कई बार क्या होता है कि सत्य वाला लाइन हम लोग भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। सत्य और असत्य में सिर्फ अ की मात्रा का फर्क है, तो अ की मात्रा याद रखेंगे असत्य और सत्य में। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी यदि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखिए, मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताऊं। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसका नाम रखा गया इस सभ्यता का क्योंकि यह पूरी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी हुई थी। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। देखिए, सहायक नदियों का मतलब ये हुआ कि जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं, वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे सिंधु की अगर सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 ऐसी सहायक नदियां हैं जिनके जो जाकर भारत से निकलती तो भारत से है, लेकिन जाकर मिलती है सिंधु में। इसीलिए जिस क्षेत्र से ये गुजरती है उसे हम लोग पंजाब भी कहते हैं, आपको मालूम ही होगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो मैंने बताया है ये क्रोनोलॉजिकल है। तो कई बार ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु की सहायक नदियों का क्रमानुसार मिलान करें, क्रोनोलॉजिकल मैचिंग करें। तो क्रोनोलॉजिकल मैचिंग में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके ऑप्शन पे। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। लौकिक का 2 शब्द होता है, एक होता है लौकिक और दूसरा होता है अलौकिक, है ना। अलौकिक, देखिए लौकिक का मतलब वो हुआ जो प्रैक्टिकल है। अंग्रेजी में कहें तो एक प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल का मतलब ये हुआ, साधारण शब्दों में से समझिए कि जिस चीज़ को हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। जिस चीज़ को, जैसे कि कंप्यूटर में आप सीखते हैं ना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है, तो हार्डवेयर वो है जिसको हम छू सकते हैं, बहुत साधारण भाषा में सिखाया जाता है। उसी तरीके से उन चीज़ों का एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लौकिक। और लौकिक जब कहते हैं मतलब कि ये एक लौकिक सभ्यता थी, ये उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते थे जो इनको महसूस होता था। यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित हैं, धार्मिक तत्व उपस्थित थे, बिल्कुल थे। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक तत्व थे। आपको मातृ देवी की मूर्ति मिली है, आपको पशुपति शिव का मुहर मिला है, तो धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे। पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, कुबर वाले सांड की पूजा करते थे।
तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब क्या क्या पूजा किसकी करते थे, तो ध्यान रखिएगा। कुबर वाला सांड, कुबर वाला सांड, पशुपति शिव, मातृ देवी, मातृ देवी का मतलब हुआ कि मदर गॉडेस, पीपल वृक्ष, है ना, इन सब की पूजा करते थे ये लोग। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया आपको, इनकी पूजा करते थे। मतलब देखिए कुबर वाला सांड प्रकृति, सांड का मतलब हुआ कि जानवर, जानवर का मतलब कृषि से एग्रीकल्चर से रिलेटेड सांड होता है, तो सांड का पूजा करना इसलिए जरूरी होता है। पशुपति शिव की बात करें तो पशुपति, अगर जानवर की पूजा करते हैं तो पशु के पति, शिव शब्द उस समय नहीं था। शिव शब्द अगर हम काट भी दें, अगर हम शिव शब्द को काट भी दें तो हम सिर्फ पशुपति लिख कर काम चला सकते हैं। तो पशुपति थे, और पशुओं के पति मतलब पशुओं के देवता। मतलब मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है जिस पे एक साधु नुमा आकृति में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सिर पर 3 सिंह है, गर्दन के पास एक हाथी, एक गेंडा और एक शेर का चित्र बना हुआ है, कमर के पास भैंसे का चित्र बना हुआ है, और पैर के पास हिरण का चित्र बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कुबर वाला सांड यानी जानवरों के देवता, जानवर इंपॉर्टेंट है, जानवरों के देवता इंपॉर्टेंट है। मातृ देवी, एक मूर्ति मिली है हड़प्पा से, जहां एक महिला है, एक औरत है जो लेटी हुई है और उसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे इतिहासकारों ने मातृ देवी की संज्ञा दिया है। तो मातृ देवी का मतलब ये हुआ कि पेड़ वहां निकलता है धरती से, और धरती का मतलब धरती माँ का कॉन्सेप्ट भी हड़प्पा से निकला है। तो हम मातृ देवी की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष में से गिना जाता है पीपल को, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा आदिकाल से चली आ रही है और संभवतः अनादिकाल तक चलेगी। तो पीपल वृक्ष भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक तत्व उपस्थित तो है इसमें, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं है। वर्चस्वशाली का मतलब है कि कोई भी देवता इतना प्रभावशाली नहीं है जिसकी पूजा करना अनिवार्य है, या उन देवताओं की पूजा ये लोग नहीं करते थे जिनको नहीं जानते थे। जैसे आज हमारे यहाँ एक कहावत, हालांकि सच नहीं है लेकिन फिर भी एक कहावत है कि 33 करोड़ देवी देवता है। नहीं जानते आप 33 का नाम भी, लेकिन फिर भी आप धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। किसी को नहीं देखने के बावजूद भी हम उन पर विश्वास करते हैं। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व भी उपस्थित है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है उस काल में भारत में कपास का बर्तन बनाए जाते थे। देखिए इसको, हड़प्पा सभ्यता दुनिया की पहली सभ्यता थी जहां कपास की खोज हुई। दुनिया की पहली सभ्यता, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन? हड़प्पा सभ्यता, कपास की। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा 1 और 2। दोस्तों 1 और 2 इसका आंसर होगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मतलब क्या क्या वहां पे उस टाइम पे क्या क्या ऐसे फीचर्स थे जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं। जैसे पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ध्यान से सुनिए, उनके विशाल महल और मंदिर, ना तो महल का एविडेंस हमको मिला है ना ही मंदिर का मिला है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से महल का एविडेंस और मंदिर का एविडेंस हमको नहीं मिला है, ना ही पुरोहित का मिला है, ना ही पुरोहितों का मिला है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पुरोहितों का हम कह सकते हैं, पुरोहितों को हम साधारण भाषा में ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मणों का एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए हड़प्पा सभ्यताओं की ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है, वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। तो देखिए देवी देवता की तो पूजा कर ही रहे हैं वो, क्योंकि मातृ देवी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो मातृ देवी देवी देवता की पूजा करते थे। तो देवी की पूजा कर रहे हैं, देवता मतलब पशुपति की पूजा कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, युद्ध में घोड़े से खींचे जाने वाले रथ। अब पहले तो ये जानिए कि ये एक विवाद का विषय है। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, मतलब घोड़े को जानते थे, परंतु पालते नहीं थे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी यूपीएससी में 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछकर कंफ्यूज कर दिया था। मेरे ख्याल से 2017 में शायद 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये कोर्ट में भी गया था मैटर। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है गुजरात में एक जगह है सुरकोटरा।
अच्छा, अब मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो एक मिनट में मैं आपको दिखा दूँ। अब देखिएगा इसको। मैप ऑफ इंडिया सर्च कर लेते हैं। अब देखिए, ऐसे यहाँ इसको खोल लेते हैं। अब यहाँ से अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये है गुजरात, ये है गुजरात, गुजरात। इसी गुजरात में एक जगह है सुरकोटरा। कौन सा जगह? सुरकोटरा। इस सुरकोटरा नामक जगह से हमको घोड़े की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विवादित क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थि मिली है, हड्डी मिली है ना। अस्थि मतलब हड्डी, बोन मिला है। तो घोड़े की अस्थि मिलना से ये बात साबित होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े को जानते थे लेकिन पालते नहीं थे भैया। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े को जानते थे, पालते नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में बसी हुई थी, इसीलिए गुजरात वहां से लगा हुआ था और गुजरात इसीलिए इंपॉर्टेंट है। घोड़े को पालते नहीं थे, ना ही युद्ध में यूज करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा वगैरह यूज नहीं करते थे, है ना। इतना तो समझ गए आप। चलिए, तो हम इसके आंसर पे आते हैं। यहां देखिए, वे युद्ध में, तो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और शेयर करते रहें ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग इसका लाभ ले सकें। हर विद्यार्थी इसका हकदार है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर करते हैं। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन नहीं है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पशु, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का? देखिए, अभी मैंने आपको कुछ पशुओं के नाम बताया। मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो से हमको एक पशुपति का मोहर मिला है। मोहर का मतलब स्टाम्प, सील जिसे कहते हैं। उस पर एक हाथी, गेंडा, शेर, कमर के पास भैंसा और पैर के पास हिरन का चित्र मिला है। देखिए, हाथी, गेंडा, शेर, भैंसा, हिरन, यानी कि इनमें से कोई भी, कौन कौन से इसमें है? हाथी है, गेंडा है, शेर, बाघ है। इसमें कौन सा नहीं मिला है? तो गाय। देखिए, ध्यान से देखिए, कुबर वाला, आपको कभी कभी लगेगा कुबर वाला सांड तो था, कुबर वाला सांड है, हम्प बुल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बट गाय नहीं मिला। क्योंकि किस पर कह रहा है? टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में। मतलब जो मोहरें बनी हैं टेराकोटा पत्थर से, टेराकोटा रूप में, तो उसमें कलाकृतियों में ये गाय का वर्णन नहीं है, तो इसीलिए आंसर सही होगा गाय, है ना। चलिए, अगले को प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आर.डी. बनर्जी साहब हैं। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम होता है राखलदास बनर्जी। के.एन. दीक्षित साहब हैं। M.S. वत्स हैं। माधव स्वरूप वत्स, ये बहुत फेमस व्यक्ति थे। B.N. स्मिथ साहब हैं। अब देखिए, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मोहनजोदड़ो से रिलेटेड चीजें रिसर्च किया था। वत्स साहब हैं, तो ये वत्स साहब भी हड़प्पा से के खुदाई से संबंधित हैं। दीक्षित साहब भी हैं। इसमें जो नाम नहीं है वो है B.A. स्मिथ। ये आगे के चल के कलाकृतियों के विकास में
या कैसे कहें कि भारत सरकार की काफ़ी मदद की है और काफ़ी रिसर्च भी की है B.A. स्मिथ साहब, लेकिन इनका संबंध हड़प्पा से नहीं है। बाकी ये तीनों लोग हड़प्पा से संबंधित हैं, इसीलिए इनका नाम पूछा लिया जाता है। हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ना। तो हड़प्पा का जो हमारा टॉपिक है, इसमें चौथा क्वेश्चन ये था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है? बंदरगाह का मतलब होता है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड या पोर्ट कह सकते हैं। और एक इसको कभी कभी एक नया नाम से पूछ लेता है, आपके लिए नया है लेकिन है वो बहुत पुराना, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा शब्द से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब पहला है सिकंदरिया। इस सिकंदरिया नाम का कोई शब्द हड़प्पा पढ़ने पर नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाता है। लोथल, ये भी नहीं है, महास्थानगढ़ भी नहीं है, नागपट्टनम भी नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा लोथल। लोथल क्यों? क्योंकि लोथल है गुजरात में, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए अभी अभी हाल फिलहाल में महासागरीय, ध्यान से सुनिए, महासागरीय संग्रहालय, नेशनल राष्ट्रीय महासागरीय संग्रहालय बनाने का काम शुरू किया गया है, और ये शुरू किया गया है लोथल में। तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यंत प्रबल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महासागरीय अनुसंधान या संग्रहालय, महाराष्ट्रीय महासागरीय संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ है, बन रहा है लोथल में। कई सारे ऑप्शन दे सकता है। तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख स्थल था लोथल। अब लोथल क्यों प्रमुख था इसको समझिए। दो बंदरगाह थे हड़प्पा के। हड़प्पा बंदरगाह की बात करें तो दो बंदरगाह थे। पहला बंदरगाह था लोथल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा था सूतका गेंडोर में। सूतका गेंडोर, ध्यान से देखिए, सूतका गेंडोर और लोथल ये दो इंपॉर्टेंट है। लोथल जो कि कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे स्थित है सूतका गेंडोर। तो लोथल और सूतका गेंडोर इंपॉर्टेंट है। लोथल जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम समझते होंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल। और दास्क नदी के किनारे सूतका गेंडोर वाला जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक में तो अंतर समझते होंगे कि ये एक नेचुरल बंदरगाह हो गया, और एक कृत्रिम जो हम लोग खुद डेवलप करते हैं, मनुष्यों के द्वारा जो डेवलप किया जाए उसे कृत्रिम कहा जाता है। तो लोथल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लोथल से ही हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। उसके बारे में किसी और टाइम पे हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिए इसका आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पे? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि यह है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, है ना। नर्मदा, माही, भीमा। देखिए माही के बारे में, नर्मदा पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है, इस ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और ये भोगवा तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। किसी दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भीमा के बारे में भी बताएंगे, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। तो चलिए इसका आंसर होगा भोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, किसी को अगर ये PDF चाहिए होगा या कुछ ऐसा चाहिए होगा तो आप वीडियो के नीचे लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक में देखेंगे तो टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें आपको लिंक डाल देंगे हम लोग, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा PDF आपको प्राप्त कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है, विशेषता क्या? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता है इसकी नगर नियोजन प्रणाली। और नगर नियोजन प्रणाली की जो सबसे बड़ी विशेषता है और वो है इसका उन्नत जल प्रबंधन, यानी कि जल निकासी, यानी कि
जल निकासी को हम ड्रेनेज सिस्टम कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल निकासी एक ऐसी समस्या है जो आज भी देखते हैं हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो छत के ऊपर से ऐसे पाइप गिरा देंगे और नीचे से आप जाइए सड़क से, पता चलेगा कि पवित्र होते हुए जा रहे हैं, गंगाजल छिड़क रहे हैं जैसे, है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें इतनी बेहतरीन तरीके से उसमें जल निकासी प्रणाली विकसित की गई थी। मेंस के पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम था, कि एक घर का नाला आता है, ऐसे घर का नाला आकर गली के नाले से मिल जाता है, गली में भी ये नाला बह रहा है, गली का नाला जाकर मेन रोड के नाले से मिल जाता है, ये मेन रोड का नाला है ना। और ये नाला और ये पानी जाकर किसी दूर निर्जन स्थान पे जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ पर ये पानी जाकर गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये जल निकासी। अब ये जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ एक और बताता हूँ मैं, ये जो ड्रेनेज सिस्टम था इस पर मैं मुख्य सड़क के नालों पर मेन होल बने हुए थे। मेन होल समझते हैं ना, जिसको उस जमाने में उस या हिंदी में कहते हैं नरमोखे। नरमोखे नरमोखे बने हुए थे जिसको हम लोग कहते हैं मेन होल, है ना। मेन होल बने हुए थे। तो ये जल निकासी प्रणाली बहुत ही फेमस था, है ना। इसके बारे में बात करेंगे कभी, अभी फिलहाल इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे उन्नत। अब उसमें भी कह रहा है कि भाई सबसे उन्नत सबसे बेहतरीन वाला कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है ए आलमगीरपुर है, दूसरा है आलमगीरपुर है, एक सेकंड जरा मैं ये सिलेक्ट कर लूँ, धौलावीरा है, कालीबंगा है, लोथल है। अब इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, देखिए धौलावीरा आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर है यूपी में, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन हिंडन काफ़ी अच्छे से लिख देता हूँ मैं, देखिए मेरठ हिंडन नदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा ये कच्छ गुजरात में है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ी राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। लोथल बताया ही है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है ना। अब इसमें से धौलावीरा एक ऐसा जगह है जो कि भारत में दो सबसे बड़े नगरों में, अगर 5 सबसे बड़े नगरों की बात की जाए तो 5 सबसे बड़े नगरों में 2 बड़े नगर भारत में मिले हैं, बाकी 3 पाकिस्तान में हैं। 2 बड़े नगरों में एक बात करें तो सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का जो वो वही खुद राखीगढ़ी जो भारत में ही स्थित है, और दूसरा सबसे बड़ा नगर था धौलावीरा। धौलावीरा काफ़ी डेवलप भी था, इसीलिए यहाँ पे सबसे उन्नत किस्म का जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, मतलब सिंधु का स्थापित हटा दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, कौन कौन सा बताया था जरा देखिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसी क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद हो गया? अगर नहीं हुआ तो फिर से याद कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी। अब देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु तो इंपॉर्टेंट है, सिंधु है, उसकी सहायक नदी चिनाब है, झेलम है। क्या मैंने गंगा का नाम लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग आकर जब भारत में बसे तो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में बसे, यहाँ बसे थे। और अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार इस तरीके से था। यहाँ मांडा,
ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी स्थल था, ईस्ट में था। ये नॉर्थ में था। सबसे साउथ में यहाँ दायमाबाद था, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिम में सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। दोस्तों ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता के लोग इस तरीके से, गंगा कहाँ से बहती है, इस तरीके से इधर की तरफ। मान लीजिए कि गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा ऐसे बह रही है, ये गंगा है। तो गंगा नदी से, गंगा नदी को ये लोग जानते या गंगा नदी इनके उपयोग में नहीं था, इसीलिए गंगा नदी इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए गंगा नदी का जिक्र नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 किसमें है, 1, 2 और 3, इसका आंसर बी होगा, बी आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग माना गया है 1750 बीसी के आसपास। इसी समय यानी सिंधु घाटी के बाद ही भारत में आर्य नाम की प्रजाति आई। आर्य जो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, है ना। ये जो आर्य प्रजाति आई, ये मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे, मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे और ये भारत में आए थे चारागाह की तलाश में, चारागाह की तलाश में भारत आए थे और भारत आकर बसे। तो इन लोगों से, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि आर्य बाद में आए थे, तो वो किस बेसिस पे थी, क्यों थी वो गैर आर्य थी, इसका क्या एविडेंस है कि गैर आर्य थी। तो पहला है वह नगरीय सभ्यता थी। जाहिर सी बात है, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता, द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, या वाज, इज ही कह सकते हैं, वाज तकनीक अभी भी है, हड़प्पा सभ्यता है और उसकी अपनी लिपि थी। देखिए, लिपि आर्यों की भी थी, ऐसा नहीं है कि लिपि आर्यों की नहीं थी। उनके खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, ये भी खेतिहर आर्य भी थे। खेतिहर का मतलब जो लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। नर्मदा घाटी तक जाहिर सी बात है कि ना तो आर्यों का विस्तार हो पाया था और ना ही हड़प्पावासियों का पूर्णतः नर्मदा घाटी तक विस्तार हो पाया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा ये, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और आर्यों की जो सिविलाइजेशन आया, चूंकि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले कबीले, चारागाह के तलाश में आए हुए लोग थे, तो कबीले के बेसिस पर ही भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण सभ्यता को शुरू किया था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम पहला नगरीय सभ्यता मानते हैं और ये गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्न में शायद हमारा प्रश्न यहाँ खत्म हो गया है, तो इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न था। तो हम आपको फिर से याद दिला दें कि किसी भी तरीके से आप इसको कंटिन्यू करें और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल वाला जो घंटी वाला जो बटन है ना, उसे बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। इसको बजा दें, टूई से इसे दबा के बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमको भी। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी आगे वीडियो बना सकें। मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, करते रहिए ये सब काम। आपको तो बस करना है, हमको तो काफ़ी सारी मेहनत करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज का यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम तुरंत मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।